नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लेसन क्लास 11th का, जिसके अंतर्गत सेकेंड चैप्टर में हम जीवधारियों का वर्गीकरण एवं विषाण के बारे में जानेंगे। लेकिन कुछ इसमें हम क्या जैव विविधता के बारे में जानते हैं, जो इसमें पहला आपकी टॉपिक दिया है, लेकिन थोड़ा इसमें जानते हैं जैव विविधता का वर्गीकरण। आपने जैव विविधता का वर्गीकरण अर्थात जिसमें जीवधारियों का वर्गीकरण के अर्थात देखा जाए तो इसमें आपकी टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। तो इसमें हम जीवधारी के विभिन्न खंडों में बांटकर अध्ययन करना ही क्या कहलाता, जीवधारियों का वर्गीकरण कहलाता है। जैसे देखा जाए तो कैरोलस लिनियस ने विभिन्न वर्ग के में बांटकर अध्ययन किया। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा अध्ययन कर, नहीं आपने देखा तो आप हमारी फर्स्ट लेसन के अंतर्गत इसी में दिया गया है, अगले चैप्टर में जो आप खोजेंगे तो मिल जाएगा, तो उसमें आप अध्ययन कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जैसे इसी भाग में देखा जाए 5 जगत वर्ग की पद्धति, ये अभी जानेंगे। लेकिन सर्वप्रथम जानते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण विभिन्न वैज्ञानिकों ने इस छोटे छोटे खंडों में बांट कर क्या किया, जीवों का वर्गीकरण किया, बांटकर अध्ययन किया। और जिसके अंतर्गत हम जानते हैं कि जैव विविधता क्या होती है, बायोडायवर्सिटी। देखिएगा जिसमें जीवों के विभिन्न जातियों को देखेगा, जीवों के जातियों को विभिन्न वर्गों में बांटकर अध्ययन करना। जो जीवधारी के जो विभिन्न जातियां होती हैं उनको जो विभिन्न खंडों में विभिन्न वर्गों में बांटकर अध्ययन करना ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। कोई भी जीवधारी हो, कहते हैं सभी जो जीव हैं, जीव के जातियों के विभिन्न वर्गों में बांटकर, विभिन्न खंडों में बांटकर, छोटे छोटे खंडों में बांटकर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। देखिएगा जीवों के जातियों के विभिन्न वर्गों में बांटकर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहते हैं। अब आते हैं सर्वप्रथम वर्गीकरण, अर्थात देखा जाए कि सर्वप्रथम इसका जो वर्गीकरण किसने किया था, तो आपने कहेंगे कि अरस्तु ने। क्या किए, अरस्तु ने। ये क्या है, ये जो विज्ञान के पिता है अगर कहा जाए तो जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। इनके से जो वनस्पति विज्ञान के पिता जिसे थियोफ्रेटस कहते हैं, और इसके बाद कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो आप जानते हैं इन्होंने क्या किया, अरस्तु जो थे वो क्या किया, पौधों अर्थात जीवों और 2 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया। देखते हैं जिसमें पौधे और जंतुओं को बांटा। इन्होंने 2 प्रकार के, सर्वप्रथम जब अरस्तु महोदय ने इसे 2 भागों में वर्गीकरण कर दिया, जो जीवों को 2 भागों में वर्गीकरण, 2 पद्धति दी, तो 2 पद्धति के नाम से किसे जाना जाता है, अरस्तु के जीव विज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं। तो वो 2 भागों में बांटे। पहला आता है पौधा। पौधे के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, साग, झाड़ी और वृक्ष, इन सभी का अध्ययन किया, जिसमें हम प्रथम खंड में अर्थात पौधे में, पौधे इन्हें 2 भागों में बांटा, जिसमें पौधे में आते हैं साग हो गया, इसके बाद क्या झाड़ियां हो गई, और इसके बाद क्या वृक्ष, इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। इसके बाद जंतुओं को वे जिसमें लारुधि तथा एक श्वेतरुधि कणिकाएं हो। तो पहला आपने देखा कि अरस्तु ने पहले पौधों को भागों में एक भाग का अध्ययन किया, जिसमें साग, झाड़ियां और वृक्ष को बांटा। दूसरे में क्या किया, जो दूसरा भाग इन्होंने किया वो भाग था जंतु में एक कोश की, अर्थात एक जिनमें लारुधि कणिकाएं पाई जाती हैं और जिसमें श्वेत अर्थात रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, और सेकंड में आते हैं डब्ल्यू अर्थात श्वेत का तो व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन अर्थात श्वेत रुधिर कणिका। इन्होंने 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया, जिसमें श्वेत मीन्स है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं क्या हो, अनुपस्थित हो, अर्थात जिसमें रेड ब्लड कॉर्पोरेशन क्या हो, अनुपस्थित हो, उसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। तो आते हैं 2
का द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, जिसको कहते हैं टू काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसे कहते हैं? टू काइंड्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें दो भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से? जिसमें हम कैरोलस लिनियस को लो। कैरोलस लिनियस महोदय ने जो एक इन्होंने क्या किया, इसी वर्गीकरण में जीवों को दो भागों में बांट दिया। किसमें किया? दो भाग में कहा है, जिसमें कहा टू किंगडम, अर्थात टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसे द्विजगत वर्गीकरण पद्धति के नाम से जाना जाता है, जिसमें कैरोलस लिनियस ने दो भागों में बांटा। पहला देखिएगा पादप जगत अर्थात प्लांट किंगडम, जिसमें प्लांट किंगडम में आता है पौधे हो गए, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, मांस हो गया, इसका लाइकेन। तो इन्होंने क्या किया, जिसमें प्लांट को रखा एक में, दूसरे में क्या किया, जंतुओं को रखा, जीव जगत तथा जंतुओं को रखा, जिसमें एक में पौधे का अध्ययन किया और एक दो पद्धति दी, दो वर्गीकरण पद्धति दी कैरोलस लिनियस ने। लेकिन पहले में इन्होंने पौधों को रखा और दूसरे में जंतुओं का रखा। अब पौधे में किसका किसका अध्ययन किया, तो इसमें पौधे में पादप में इन्होंने छोटे बड़े पेड़ पौधों का अध्ययन किया। इसके बाद जीवाणु हो गया और लाइकेन, जो जीवों और सजीवों के बीच की कड़ी कह जाती है। तो इन्होंने क्या किया, इसके अर्थात पौधे, कवक, इसके बाद जीवाणु, मांस और लाइकेन, इन्होंने क्या किया, प्रथम में अर्थात पादप में अध्ययन किया। इसके बाद क्या किया, जंतु में अमीबा, पैरामीशियम और एगुलिना का अध्ययन किया। तो आते हैं अब इसके देखिएगा, लेकिन इसी जगह जो है अगर 5 वर्ग की पद्धति में किसने प्रभावित बांटा जो है, मतलब अगर अध्ययन किया जाए तो इन्होंने दो पद्धति दिया। कैरोलस लिनियस ने दो भागों में बांटा, लेकिन उसके पहले अरस्तु महोदय जो थे दो भागों में बांटा उन्होंने। पहला उन्होंने क्या किया, पौधे का अध्ययन किया, तो उसमें दूसरा जंतुओं का अध्ययन किया। तो अब कैरोलस लिनियस ने इससे भी दो वर्गीकरण पद्धति लागू कर दिया, और जिसमें दो पद्धति में इन्होंने एक पादप जगत को रखा, एक आपके जंतु, जिसमें पादप में हम क्या करते हैं, छोटे बड़े पौधों को रखा, इसके बाद एगुलिना को रखा, और इसके बाद देखिएगा इसमें पौधे, कवक, जीवाणु, अर्थात इन सभी का अध्ययन किया। पौधे, कवक और जीवाणुओं का, अर्थात जिसमें कह लें मांस और लाइकेन का अध्ययन किया। और दूसरे में इन्होंने जंतु में अमीबा, पैरामीशियम और एगुलिना का अध्ययन किया। इसी को हम क्या कहते हैं, दो नाम वर्गीय पद्धति के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने दो भाग बांटा। इसके बाद 5 जगत वर्गीकरण, जिससे कहते हैं 5 किंगडम ऑफ, ठीक है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम ऑफ सिस्टमैटिक, अर्थात जिसे कहते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें जो है इन्होंने 5 खंडों में बांटा। किसमें किया, अर्थात 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किया। किसने, जिसमें RN अर्थात RH क्या है, जिसे हम कह लें RH व्हाइटेकर ने। तो इसमें इन्होंने 5 भागों में बांटकर अध्ययन किया। ये जानना बहुत आवश्यक है, ये पेपर में पूछा जाता है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसे कहते हैं, इन्हें किसने दिया था, तो आप कहेंगे RH व्हाइटेकर ने 1969 ईस्वी में इसे 5 खंडों में बांटकर अध्ययन किया। जिसमें देखते हैं पहला है, इसमें पादप जगत क्या है, अर्थात पादप में रखा, दूसरा जंतु रखा, तीसरा प्रोटिस्टा रखा, और फोर्थ में आता है मोनेरा, और फिफ्थ में कवक। अब इन्हें देखेगा, ये जो है RH व्हाइटेकर ने 1969 ईस्वी में अर्थात 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में जीवों को बांटकर अध्ययन किया, जिसमें पैदा फर्स्ट स्टेप में इन्होंने पादप का अध्ययन किया, जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका और बहुकोशिकीय वाले क्या स्वपोषी अर्थात पुष्प युक्त अर्थात पुष्पी, मतलब स्वपुष्पी अर्थात कहते हैं इसमें स्वपोषी अर्थात पुष्पी पौधों को रखा, और क्या किया,
अपुष्पी बीजाणुओं को रखा, अर्थात बीज को रखा। इसमें कहते हैं बीजी वाले पौधे, जिसमें पुष्पी हो या अपुष्पी हो, इन बीज वाले युक्त पौधों को इसमें किसमें रखा, पादप जगत में रखा, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता हो। मतलब इन्हें क्या किया, पुष्पी और अपुष्पी, जिसमें क्या है बीज युक्त पौधे हो, इनको रखा और जिसके द्वारा किया प्रकाश संश्लेषण हो सके। इन सभी का अध्ययन क्या है, यूकेरियोटिक कोशिका अर्थात क्या कहें, यूकेरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं और प्रोकैरियोटिक। आपने देखा सेल किसे, अर्थात सेल तो एक ही होता, लेकिन सेल को इन्होंने बांट दिया दो भागों में, जिसके क्या किया, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखते हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता हो, और देखिए दोनों में केंद्रक पाए जाएंगे, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिका में केंद्रक पाएंगे। लेकिन ये कह रहा प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, जिसमें क्या हो, केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली ना पाई जाए, वह क्या है, झिल्ली से घिरा ना हो, उसे क्या कहते हैं आपके प्रोकैरियोटिक। जिसमें केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और केंद्रक के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली क्या होता है, केंद्रक चारों तरफ से ढका होता है, उसे हम यूकेरियोटिक कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिएगा जिसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती हो, अर्थात कहते हैं यूकेरियोटिक कोशिका जिसके केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली का आवरण हो। मान लीजिए एक केंद्रक हो गया, इसके चारों तरफ एक झिल्ली का आवरण हो, क्या है, ये केंद्रक हो गया, इसके चारों तरफ झिल्ली का आवरण हो, इसे कहते हैं आपके यूकेरियोटिक कोशिका। क्या होती है, यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जिसके चारों तरफ क्या झिल्ली का आवरण अनुपस्थित हो, अर्थात विकसित ना हो, उसे कहते हैं आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका। उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत नीले हरे शैवाल आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब जिसमें क्या हो, जिसके अंतर्गत एगुलिना आता हो, अमीबा आता हो, अर्थात ये सभी जीव पाए जाते हो और इसके केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली का आवरण हो, उसे क्या कहते हैं, आपको यूकेरियोटिक कोशिका कहेंगे। जिसके चारों केंद्र के चारों तरफ एक झिल्ली का आवरण पाया जाता हो, उससे क्या कहते हैं, आपके यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अर्थात कह लें यूकेरियोटिक कोशिका। जिसके चारों तरफ क्या हो, झिल्ली का, अर्थात केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती हो, उससे कहते हैं यूकेरियोटिक। और जिस केंद्र के चारों तरफ झिल्ली अनुपस्थित रहे या विकसित ना हुई हो, उसे यूकेरियोटिक कोशिका क्या कहते हैं, अर्थात जिसके चारों तरफ क्या हो, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है, अर्थात इसमें झिल्ली का हो, झिल्ली का अभाव, प्रोकैरियोटिक में झिल्ली का अभाव हो, जिसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जिसके चारों तरफ झिल्ली का आवरण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर यूकेरियोटिक कोशिका में कौन कौन से जीव को शामिल किया जाता है, तो आप कहेंगे उसके अंतर्गत जो है आपके अमीबा, एगुलिना और पैरामीशियम, ये सभी क्या करते हैं, जीव आते हैं, जिसे यूकेरियोटिक कोशिका में ये सभी जीव को सम्मिलित किया जाता है। और प्रोकैरियोटिक में जिसे नीले हरित शैवाल, ठीक है, ये सभी अंतर्गत आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक पादप जगत में बांट दिया, एक जंतु, अर्थात आपने समझा कि यूकेरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता हो लेकिन झिल्ली विकसित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिसमें झिल्ली क्या अनुपस्थित हो, केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें देखेगा
आते हैं पादप में। ये यूकेरियोटिक कोशिका बहुकोशिकीय तथा स्वापोषी तथा पुष्पी तथा कहते हैं क्या अनपुष्पी पौधे पाए जाते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं संपन्न होती हैं। यूकेरियोटिक जिसमें जंतु आते हैं जिसके अंतर्गत आते हैं देखिएगा यूकेरियोटिक कोशिका, इसमें बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते जिसे परपोषी होते अर्थात दूसरे पर निर्भर होकर अपना जीवन यापन करते हैं, और जिसमें हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, जिसके अंतर्गत जंतु आते हैं लेकिन यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। देखिएगा बहुत बहुकोशिकीय होते हैं लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रा और जेलीफिश आते हैं। ये दूसरे हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा होगा, कवक, ये इन्होंने 5 खंडों में बांटा। अब कहते हैं प्रोटिस्टा किसे कहते हैं, अभी कहा कि कोशिकाओं के 2 भागों में बांट दिया, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका में जिसमें केंद्रक पाया जाता है और उस केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली क्या हो, उपस्थित हो, उसे यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिसके अंतर्गत जो आप कहेंगे अमीबा, पैरामीशियम, एगुलिना का अध्ययन करेंगे, और इसके बाद इसे क्या करेंगे, प्रोटिस्टा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, और मोनेरा के अंतर्गत जिसे कहते हैं मोनेरा में अध्ययन करेंगे। मोनेरा के जितने जीव होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वाले जीव पाए जाते हैं, जिसमें क्या नीले हरे शैवाल पाया जाता था, जैसे नीले हरे शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, ये सभी जीव क्या होते हैं, मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। जिस मोनेरा के जीव जो होते हैं उसमें क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है, लेकिन केंद्रक के चारों तरफ क्या है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे कहते हैं मोनेरा के संघ के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं, जिसमें हरित लवक और इसके बाद साइनोबैक्टीरिया को शामिल किया जाता है। अब आते कवक। कवक क्या होते, ये यूकेरियोटिक कोशिकीय वाले जीव होते हैं, लेकिन इसमें यह क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव पाए जाते, लेकिन इसमें बहुकोशिकीय होते हैं, इसमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिससे इनके शरीर का विकास होता है, असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन यह परपोषी तथा अवशोषण होते हैं। ये परपोषी होते हैं, दूसरे पर निर्भर होकर, कवक क्या होता है, दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाता है, तो ये क्या होता है, और ये परपोषी होते हैं, दूसरे पर निर्भर होकर अपने भोजन को क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, अपने भोज खाद्य पदार्थ के रूप में उससे क्या करते हैं, सेवन करते हैं अर्थात उसका उपयोग करते हैं। और ये क्या करते हैं, परपोषी होते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे पेड़ पौधे पे रहकर या जंतुओं में सजीव के संपर्क में आकर ये भोजन को क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। अर्थात आपने समझा होगा कि इसे क्या किया, व्हाइट एकर ने 1969 ईस्वी में वो इसे 5 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, इसका कहते 5 जगत पद्धति में, अर्थात 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में बांट कर अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत क्या पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, ये सभी को इसमें 5 भाग में रखा। और इसके बाद देखिएगा इसमें कुछ चीजें जानते हैं, जैसे अपघटक क्या होता है, लेकिन कहते कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कहते कोशिका कैसे बनती है, तो हम जो लोग भोजन के रूप में करते हैं ये सेल होती है। पहले देखिएगा इसमें कोशिका होती है अर्थात सेल होता है। क्या होता है, सेल, देखिए सेल होता है, फिर इसके बाद टिश्यू होते हैं, फिर इसके बाद आपके देखिएगा ऑर्गन्स होते हैं। इसको देखिएगा पहले इसको खंडों में विभाजन किया जाता है, ठीक है, इसको बाद इसे देखिएगा पहले कोशिका आती है, कोशिका से ऊतक, इसके बाद अंग आता है, अंग तंत्र बनता है, इसके बाद जीव,
देखिएगा, पहले सेल बनता, किसी जीव का पहले सेल का निर्माण होता है, इसके बाद ऊतक का निर्माण होता है, इसके बाद ऊतक फिर अंग तंत्र होता है। पहला क्या होगा, कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग तंत्र, अंग तंत्र से अंग, और इसके बाद जीव का निर्माण होता है। ये इसके प्रोसेस होते हैं। अगर आपको लिखना हो यहाँ पर देखिएगा, पहले यहाँ पर आते हैं फर्स्ट में कोशिका हो गई, कोशिका, दूसरा हो गया वहां पर ऊतक, ऊतक के अंतर्गत आते हैं, इसके बाद तीसरा है अंग, फोर्थ है अंग तंत्र, जीव। देखिएगा, पहले अगर सेल का निर्माण होता, सेल से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग, फिर अंग से अंग तंत्र, इसके बाद जीव का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं सेल। सेल इसके बाद टिश्यू बोलते हैं, इसके बाद आपका ऑर्गन बोलते हैं, इसके बाद ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम जिसे अंग तंत्र बोलते हैं, और इसके बाद क्या आते हैं, जीव आता है अर्थात एनिमल्स, जो भी इसके अंतर्गत ये सभी प्रोसेस होते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, कहते हैं जीवन शैली क्या होती है, ये अर्थात लाइफ ऑफ स्टाइल किसे कहते हैं। तो पहले इसमें लाइफ ऑफ स्टाइल में पहले ऊतक, जैसे क्या उत्पादक होता है, जिससे देखिएगा उत्पादक, उत्पादक मीन्स देखिएगा उत्पादक, उत्पादक अर्थात पेड़ पौधे क्या होते हैं, इसमें देखिएगा पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। ठीक है, कहते उपभोक्ता, जो जैसे ये पेड़ पौधों को जो भी चीज आपके गाय बकरी ये सभी क्या होते हैं, ये इनको क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो क्या उपभोक्ता हो गए, क्या हो गए, एक उत्पादक, पेड़ पौधे उत्पादक हो गए, और क्या है उपभोक्ता, जैसे गाय बकरी उसे भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं, तो उसको उत्पाद उपभोक्ता हो गए। अब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत किससे कहते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे खरगोश हो गया, इसके बाद आपका जो है बकरी हो गई, गाय हो गई, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपको देखिए द्वितीय उपभोक्ता अंतर्गत आते हैं सर्प हो गया, बिल्ली हो गई, और ये सब क्या हो गए, ये भेड़िया हो गया, ये सभी क्या आते हैं द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, ये सभी तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत खरगोश, गाय, चूहा, बकरी इत्यादि आते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत सांप, बिल्ली, भेड़िया आदि ये सभी का अध्ययन किया जाता है। तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत शेर हो गया, चीता हो गया, और सर्वहारी में किसका अध्ययन करते, मनुष्य हो गया, तो मनुष्य भी तृतीयक में आएगा, लेकिन अगर सर्वाहारी में देखा जाए, जिसे मांसाहारी में सर्वाहारी देखा जाए, तो उसके अंतर्गत मनुष्य भी आएगा। तो आप कहते हैं इसमें क्या होता है, अपघटक, जिसे डिस्कम्पोजर बोलते हैं। देखिएगा, कहते हैं डिकम्पोजर, अगर आपसे कहते हैं कि डिकम्पोजर क्या होता है, तो अपघटक होता, अपमान ऊपरी भाग पर जो जीवधारी या पेड़ पौधे या जीव हो उसकी क्या डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करके और मिट्टी में मिला देने की क्रिया को क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, अर्थात उसी को अपघटक बोलते हैं। क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। थैंक्स गाइस, अगले दिन हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक है। थैंक्स।